So, very good morning, students. Today we will start our new topic, which is related to the fluid flow through pipes. Actually, होता क्या है जब कोई फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो करना शुरू करता है, तो उस टाइम कुछ फेनोमेनन होता है जिसके वजह से बर्नौली, जैसे कि बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोग देखे थे कि P by rho g प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस z इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हम लोग देखे थे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में इसको देखे थे सेक्शन वाइज। अगर हम लोग कोई दो सेक्शन डिफाइन करेंगे कोई पाइप के अंदर से, तो वो दोनों सेक्शन, अगर कोई पाइप के अंदर से दो सेक्शन डिफाइन करेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ये दोनों सेक्शन अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 1 के लिए ये P1 by rho g V1 square by 2g Z1, एंड सेक्शन 2 के लिए P2 by rho g V2 square by 2g एंड Z2 हो जाता है, एंड दोनों इक्वल होता है, बिकॉज़ दिस इज द फॉर्मूला व्हिच कंसीडर दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, जब कोई इस पाइप के अंदर से जो फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, इस पाइप के अंदर से जो मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लूइड टोटल एनर्जी सेक्शन 1 के लिए P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 है, और सेक्शन 2 के लिए P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 है। तो ये सेक्शन 1 के लिए एक है, सेक्शन 2 के लिए है, और बोला जाता है बेसिकली कि बर्नौलीज इक्वेशन में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी मेरा कांस्टेंट रहता है, मतलब सेक्शन 1 में भी जो एनर्जी होगा दैट इज इक्वल्स टू सेक्शन 2 में भी वही एनर्जी मेरा, राइट? लेकिन ये तो मेरा थ्योरेटिकल असम्पशन दिया, इसीलिए हम लोग कुछ असम्पशन भी याद करोगे पिछला चैप्टर में बर्नौलीज इक्वेशन को पढ़ा स्टडी करवाने के टाइम पे कुछ असम्पशन हम लोग फॉलो किए थे कि द फ्लूइड इज आइडियल, द फ्लूइड इज स्टैटिक, राइट, द फ्लूइड इज इरोटेशनल। तो ये सब जो हम लोग ये किए थे, ये सब जो हम लोग असम्पशन हम लोग क्रिएट किए थे, ये असम्पशन के ऊपर बेस करके ये बर्नौलीज इक्वेशन बनाया गया था, जो मेरा थ्योरेटिकल बर्नौलीज इक्वेशन था। P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to constant, P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 equals to constant. Okay, but when we हम लोग जब प्रैक्टिकल फील्ड पे गए, प्रैक्टिकल फील्ड मतलब जब हम लोग रियली उस बर्नौलीज इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने गए, जैसे कि वेंचुरी मीटर हो, ऑरिफाइस मीटर हो, टिटो ट्यूब हो, ठीक है, ये जब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने गए, तब हम लोग देखे कि जब ये पाइप के अंदर से सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 में जब फ्लूइड फ्लो करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम सेक्शन 1 में जो एनर्जी है वो दैट इज P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1, सेक्शन 2 में जो एनर्जी है दैट इज P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 है। लेकिन सेक्शन 1 में अगर जो टोटल एनर्जी, ये तीनों टर्म्स मिला के हम लोग टोटल एनर्जी मिलता है, तो जो सेक्शन 1 में जो मेरा टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी अगर 16 है, एग्जांपल के तौर पे अगर वो टोटल एनर्जी का वैल्यू अगर 16 है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का वैल्यू वो कुछ 14 आ रहा है। प्रैक्टिकल केस में क्या हुआ कि जब सेक्शन 1 में जो टोटल एनर्जी का वैल्यू अगर 16 है, यहाँ से फ्लूइड पास कर रहा है, और जब सेक्शन 2 में वही टोटल एनर्जी को अगर मेजर किया गया है, तो वो मेजर करने के टाइम लिखा गया है कि सेक्शन 1 का टोटल एनर्जी से सेक्शन 2 का जो टोटल एनर्जी वो थोड़ा सा कम है। तो ये रिड्यूस क्यों हुआ, रीजन हम लोगों को समझना है ना कि रिड्यूस क्यों हुआ। सेक्शन 1 में टोटल एनर्जी था, सेक्शन 2 में जो टोटल एनर्जी वो दोनों कांस्टेंट होना चाहिए था, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग को वही सब दिखाता है, वही समझाता है। लेकिन अल्टीमेटली वो रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, 16 से वो 14 में रिड्यूस हो गया, राइट? तो ये जो दो एनर्जी रिड्यूस हुआ, वो किस तरीके से रिड्यूस हुआ, इज देयर एनी रीजन? तुम लोग के पास कोई रीजन है, कुछ आंसर है तुम लोग के पास? ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन लॉस की वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ, जो मेरा 2 है। ये 14 प्लस 2 मिला के बन गया 16। अब जाके मेरा बर्नौलीज इक्वेशन प्रैक्टिकल केस में हम लोगों का दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वेशन ही मेरा सही है। तो यहाँ पे मेरा ये 16 है, यहाँ पे मेरा ये 14 है, और दो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेरा फ्रिक्शन के दौरान सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में फ्लूइड जाने के टाइम फ्रिक्शन के दौरान वो लॉस हो गया, राइट? तो ये जो मेरा सेक्शन चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 सिर्फ ये फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स के ऊपर ही है।
ये जो चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 सिर्फ फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, मतलब ये फ्रिक्शन के ऊपर ही बना हुआ है या लॉसेस के ऊपर बना है, ये चैप्टर 4, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ इस चीज के ऊपर काम करेंगे, एचएफ के ऊपर काम करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन लॉस होता क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से बनता है, व्हाट आर द फैक्टर डिपेंडिंग ऑन दैट, वो हम लोग देखेंगे। अब तुम लोग देखो, हम लोग जानते हैं कि जो लैमिनर फ्लो होता है, जो लैमिनर फ्लो होता है, ये लैमिनर फ्लो का वैल्यू, मतलब जो रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू कितना होता है, बोलो 2000 से कम, 2000 से कम होता है, मतलब RE लेस देन 2000 होता है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 4000, 2000 से प्लस, ओके, ग्रेटर देन 4000। और अगर इस दोनों के बीच अगर रहेगा, 2000 से 4000 के बीच अगर रहेगा, तो वो फ्लूइड फ्लो को हम लोग या तो लैमिनर बोलेंगे या तो टर्बुलेंट बोलेंगे, मतलब दिस इज द इंटरमीडिएट फेज बिटवीन द लैमिनर एंड द टर्बुलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर, बिकॉज जो डायमीटर, कोई भी डायमीटर का पाइप हो, D1 हो या D2 हो, जो भी डायमीटर का पाइप हो, ये डायमीटर का पाइप के अंदर से जब फ्लूइड स्टार्ट मतलब फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो वो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन बराबर मतलब स्ट्रेट जो जाएगा, इसका कोई गारंटी कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो पाइप के अंदर से जब कोई फ्लूइड फ्लो करना शुरू करेगा, हम लोगों को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि दैट फ्लूइड फ्लो इज द टर्बुलेंट फ्लो, इसका मतलब इसका रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा होना चाहिए। हम लोग ये जो भी इक्वेशन बनाएंगे कमिंग क्लासेस में, इस चैप्टर का प्रेसिडेंस में, तो वहां पे हम लोग हमेशा सोचेंगे कि जो भी फ्लूइड मेरा पाइप के अंदर से फ्लो करना शुरू किया है या फ्लो कर रहा है, दैट फ्लो इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो, ओके। तो अब हम लोग आएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिक्शन, कैसे ये फ्रिक्शन हो रहा है। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन को पढ़े थे, और अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड के केस में किस तरीके का फ्रिक्शन काम कर रहा है, ओके। अच्छा, जूम में क्लास लेने के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मे भी स्टूडेंट्स लोग इंटर नहीं कर पा रहा है, बार-बार एंट्री कर रहा है, निकल जा रहा है, और ये सर पूरे दिन से हम ऐसी प्रॉब्लम कर रहा था। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जूम में, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। सो प्लीज कंसंट्रेट द क्लास। तो क्या हो रहा है कि ये जो मेरा पाइप का सेक्शन है, और जब मेरा फ्लूइड फ्लो करना शुरू किया है, तो फ्लूइड का पार्टिकल्स क्या होगा, फ्लूइड का पार्टिकल्स, अब मैंने पहले ही बताया था विस्कोसिटी समझाने के टाइम कि जो फ्लूइड्स होता है, वो फ्लूइड को हम लोग लेयर बाय लेयर हम लोग देखते हैं, तक रहता है उसकी कांसेप्ट के ऊपर ही हम लोग का विस्कोसिटी का जो फॉर्मेट है, विस्कोसिटी जो फंडा है, वो फंडा हम लोगों को समझ में आया। तो जब फ्लूइड मेरा फ्लो करना शुरू करता है, तो फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल्स है, ये फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पहला बात तो एक दूसरे के साथ टक्कर तो खाता ही है, वो अलग बात है, लेकिन लिक्विड और लिक्विड के बीच जो फ्रिक्शन होगा, और ये जो लिक्विड पार्टिकल मतलब फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ पाइप का जो मटेरियल, ये जो मेरा सॉलिड मटेरियल है, पाइप का मटेरियल के साथ जब लिक्विड का एंड सॉलिड का जो फ्रिक्शन होगा, तो कौन फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ये फ्रिक्शन माने F ज्यादा होगा या F डैश ज्यादा होगा, सर सॉलिड वाला के साथ, सॉलिड वाला के साथ। तो ये जब when the fluid particles are trying to flow into the pipe section, right, that time certain amount of losses are there, that losses is called the friction loss. And how this friction losses is generated, friction losses is generated due to the reason for the striking between the liquid particle and the pipe material. जो liquid particle होता है, वो लिक्विड या लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है, वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ पाइप का जो सॉलिड बॉडी है, उस सॉलिड बॉडी का बीच एक स्ट्राइक होता है, राइट, एक घर्षण होता है, जिसके वजह से ये लिक्विड पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी है, ये एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ये एनर्जी लेके सेक्शन 1 से ये एनर्जी लेके ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऑन दैट टाइम ड्यू टू द फ्रिक्शन, द फ्लूइड, ये जो मेरा पाइप का मटेरियल के साथ लिक्विड पार्टिकल का क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, जिसकी वजह से ये पाइप मटेरियल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट कर रहा है,
स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाने के टाइम पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तुम लोगों को समझाया गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्स, कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हेन वी आर अप्लाइंग सम एक्शन देयर विल बी एन ऑपोजिट एंड रिएक्शन फोर्स। सो यहाँ पे जब फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जब फ्लूइड जो एनर्जी लेके फोर्स में अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग की वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में पाइप का जो मॉलिक्यूल है वो एक रेजिस्टेंस फोर्स दे रहा है। ये रेजिस्टेंस फोर्स देने के दौरान या देने की वजह से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस फोर्स अगर ये मेरा F1 है और ये मेरा F डैश है, तो ये F डैश क्या करेगा, इस F1 ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो F1 टोटल एनर्जी या F1 फोर्स था, ये F डैश क्या करेगा, ये F1 को थोड़ा सा खींच लेगा, मतलब थोड़ा सा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो मेरा मॉलिक्यूल्स फोर्स टोटल एनर्जी लेके इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन जनरेट हुआ, जब मेरा फ्रिक्शन स्ट्राइक हुआ मॉलिक्यूल्स के साथ, सॉलिड का मॉलिक्यूल्स का या सॉलिड पार्ट सॉलिड बॉडी का, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स इज देयर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड। तो रेजिस्टेंस फोर्स जब जनरेट हुआ, F1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, F डैश का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वो जो एनर्जी फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा या बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा या बढ़ेगा, रिड्यूस होगा, फोर्स रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, तो एनर्जी भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो एनर्जी जब मेरा रिड्यूस हुआ तो इसके इसके लिए यहाँ पे पहले सेक्शन 1 में मेरा 16 था, सेक्शन 2 में जाके वो 14 हो गया, क्योंकि एनर्जी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। किसकी वजह से रिड्यूस हुआ, दो वैल्यू अमाउंट, दो अमाउंट किसकी वजह से रिड्यूस हुआ, दैट डिफाइंड बाय द HF ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉस। ये जो मेरा HF हुआ, सरफेस ऑफ द मेरा लॉस हुआ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शन लॉस। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। सो फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, इसका मतलब ये बोला जाता है कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब पास करता है पाइप के अंदर से, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है, फ्लूइड फ्लो का एनर्जी में कुछ अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है, जो लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं, और इसको मेजर लॉस बोला जाता है। ये जो मेरा फ्रिक्शन लॉस है, इसको हम लोग क्या लॉस बोलते हैं, इसको हम लोग मेजर लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर लॉस और माइनर लॉस क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। एनर्जी लॉस, ये जो मेरा एनर्जी लॉस हुआ सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में जाने के टाइम, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ। ये एनर्जी लॉस को, एनर्जी लॉस का रीजन को देखो, हम लोग कोई भी चीज का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो क्लासिफिकेशन कोई ना कोई चीज के ऊपर डिपेंड करके हो रहा है। हम लोग कोई भी चीज का मान के चलो, कोई भी एपरेटस का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मेटल का क्लासिफिकेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं, वेल्डिंग, नर्लिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, ये जितना भी सारा क्लासिफिकेशंस करते हैं, ठीक है, वो सारा क्लासिफिकेशन करने के पीछे एक बेस पॉइंट होता है, कोई ना कोई चीज के ऊपर डिपेंड करके, कोई ना कोई चीज के ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन होता है। तो ये एनर्जी लॉस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है मेरा मेजर लॉस, मेजर लॉस, और एक क्लासिफिकेशन है मेरा ये माइनर लॉस। एक है मेरा मेजर लॉस, एक है मेरा माइनर लॉस। तो ये मेजर लॉस मतलब जितना, जब ये जो मैंने अभी समझाया, मेजर लॉस मतलब दिस इज हैपेंड ड्यू फॉर द फ्रिक्शन लॉस, दिस हैपेंड फॉर द फ्रिक्शन लॉस। जब मेरा फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के साथ पाइप का मटेरियल का जो फ्रिक्शन होता है, जो स्ट्राइक होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिड्यूस हो जाता है, दैट लॉस इज कॉल्ड द फ्रिक्शन लॉस, राइट। इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, ये फ्रिक्शन लॉस को कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है, वो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ जो एप्लीकेशन है, लाइक बोल सकते हो कंप्रेसर बोलो, कंडेंसर बोलो, या बड़ा जो मोटर है बोलो, या पंप सेक्शन में बोलो, पंप बोलो, जेसीबी बोलो, या कोई भी प्रिंटिंग फैक्ट्री, लेजर मशीन प्रिपरेशन, या कोई भी टाइप की मशीन इंडस्ट्री में क्या होता है कि
ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब यहाँ पे मैं लिक्विड मतलब वाटर से समझा रहा हूँ। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम जो तुम लोग कमिंग सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में स्टडी करोगे, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जब पाइप के अंदर से ऑयल पास करता है, वो ऑयल को पंपिंग करने के बाद वो ऑयल को पाइप के थ्रू से दूसरा डिवाइस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, राइट। दैट इज डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, डीसीवी बोला जाता है, राइट। तो ये पंप से जब मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तो वो फ्लूइड के अंदर वेलोसिटीज रहता है, फ्लूइड के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जीज रहता है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी लेके जब वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन बताया, लेकिन मान के चलो कि एक पावर प्लांट, एक प्लांट को सोचो, एक प्लांट का एक सर्टेन डायरेक्शन में सेक्शन है, राइट। वहां से फ्लूइड जाके पूरा कवर करते हुए दूसरा प्लांट का दूसरा वर्कशॉप पर जाके डिवाइस में जाके वो फ्लूइड पड़ रहा है, ऐसा होता है। तो ये जो बड़ा जो लार्जेस्ट पाइप है इसको हम लोग पेनस्टॉक बोलते हैं, जो मतलब बिग या लार्ज डायमीटर का जो पाइप होता है इसको हम लोग पेनस्टॉक बोलते हैं। तो ये पेनस्टॉक के अंदर से जो मेरा ऑयल जब पास करता है तो उस टाइम तो पहला तो टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लेके वो पाइप के अंदर एंट्री करता है। जब वो पाइप के अंदर एंट्री करते हुए वहां से लेकर यहाँ पे पहुंचा तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एनर्जी रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो जब एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मुझे उसको एनर्जी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब या काम करो कि वो डिवाइस को यहाँ पे पुट आउट करो, यहाँ से पुट आउट करो, यहाँ से स्मॉल पाइप के अंदर से यहाँ पे दूसरा डिवाइस में ट्रांसफर कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिड्यूस हो सके, सॉरी बचा सके, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शनल लॉस के दौरान ना घटे। या हम लोगों को कोई भी पाइप का मटेरियल को चॉइस करने के पहले जो कौन सा पेनस्टॉक पाइप को हम लोग यूज करेंगे, वो पाइप मटेरियल को चॉइस करने के पहले हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि उस पाइप मटेरियल के अंदर जब मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा, ऑयल फ्लो करेगा या कोई भी टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा तो उस टाइम फ्रिक्शनल लॉस कितना होता है। जितना कम फ्रिक्शनल लॉस होगा उतना पाइप मटेरियल अच्छा है, जितना ज्यादा फ्रिक्शनल लॉस होगा उतना पाइप मटेरियल मेरा खराब है, आई मीन कम क्वालिटी का, ठीक है। तो इस तरीके से पाइप मटेरियल को भी डिफाइन करने का तरीका होता है। तो हम लोग का काम, कुछ सवाल है सौरभ? सौरभ कुछ सवाल है? ओके, सो नाउ हम लोग का जो मेन काम है सर सरफेस डिफरेंस होने के कारण ये फ्रिक्शन से ज्यादा लगा। हाँ सौरभ क्या हुआ, और एक बार? सरफेस डिफरेंस होने के कारण यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा यहाँ लगा रहा है, क्योंकि तो मटेरियल तो इरेगुलर सरफेस है और वाटर तो स्मूथ सरफेस है। हाँ ऑब्वियसली हम लोग फ्रिक्शन ज्यादा लगा रहा है उस लेयर पे। हम लोग क्या पाइप का मटेरियल चॉइस करते हैं, वो पाइप मटेरियल चॉइस करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि पाइप मटेरियल का सरफेस क्या है, पाइप मटेरियल कौन सा मेटल से बना हुआ है, ठीक है। पाइप मटेरियल का प्रॉपर्टीज, पाइप मटेरियल के अंदर कोई मतलब कोई लिक्विड जाएगा तो कितना ज्यादा कोरोजन होगा, कितना कम कोरोजन, तो ये सारा चीज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग को पाइप मटेरियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी सर, हाँ बोलो सर सपोज जैसे पाइप जैसे घर में हम लोग आता तो देखते हैं ब्लू ग्रीन एलगी टाइप का आता है, काय जैसे जम जाता पाइप में अंदर। तो सर उससे क्या होता है कि सरफेस तो स्मूथ हो जाता है, जिसके कारण लिक्विड का फ्लो स्पीड हो हाँ, जाता है। सरफेस को हम लोग को स्मूथ करना पड़ता है ताकि देखो घर में जो हम लोग पाइप यूज करते हैं ना, वो पाइप का जो पाइप हमेशा पीवीसी पाइप होता है, ठीक है। तो ये पीवीसी पाइप का जो सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। अगर हम लोग वहां पे मेटल सरफेस यूज करेंगे, और हम लोग का घर हाउस होल्ड के लिए हम लोग तो ऑयल यूज नहीं करते, हम लोग हाउस होल्ड के लिए लिक्विड फ्लूइड यूज करते हैं, मतलब वाटर यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो पीवीसी पाइप के अंदर से जब जाता है तो उसमें फ्रिक्शनल लॉस बहुत कम होता है। लेकिन इंडस्ट्री एरिया में क्या होता है ना, इंडस्ट्री में लिक्विड मतलब वाटर का ज्यादा तरीके से ऑयल यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक ऑयल यूज किया जाता है, राइट। लाइक ऑयल OC220, O230, इस तरह के ग्रेड वेरियस ग्रेड्स का ऑयल यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो ऑयल्स के यूज जब करते हैं तो हम लोग वहां पे पीवीसी यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जब ऑयल का जो डेंसिटी है, वो ऑयल का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो पीवीसी पाइप को डेंसिटी कैप्चर नहीं कर पाता, उसकी वजह से पीवीसी पाइप में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, पीवीसी पाइप ब्लास्ट करने का भी चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा मेटल सरफेस वाला पाइप इंडस्ट्री केस में यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वहां से ऑयल पास करवाते हैं, जैसा लिक्विड वैसा हम लोग को पाइप मटेरियल चॉइस करना पड़ता है। हम लोग पीवीसी के थ्रू से ऑयल पास नहीं करवा पाएंगे,
क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल जब जाएगा तो ऑयल का डेंसिटी के कारण प्लस ऑयल का एनर्जी के कारण तो पीवीसी पाइप टूट सकता है। ठीक है सौरभ, सौरभ यस सर। ठीक है ना, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, तो हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज माय मेजर लॉस व्हिच इज द फ्रिक्शनल लॉस। ये फ्रिक्शनल लॉस हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है, हम लोग को निकालना पड़ता है। तो वो दो डेरिवेशन के द्वारा हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट वन इज Darcy-Weisbach फॉर्मूला, Darcy-Weisbach फॉर्मूला, Darcy-Weisbach, एंड सेकंड वन इज चेजी फॉर्मूला। ये चेजी वाला जो है ये पहले वाला सिलेबस में नहीं था लेकिन अभी वाला सिलेबस में, राइट। Darcy-Weisbach एंड चेजी फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके हम लोग फ्लूइड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस हो रहा है, ये कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लॉस हो रहा है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मेजर लॉस मतलब बेसिकली होता है मेरा फ्रिक्शन लॉस। माइनर लॉस मतलब, माइनर लॉस बहुत तरीके का होता है, जैसे कि sudden expansion of pipe, sudden expansion of pipe, sudden contraction, sudden expansion, sudden contraction, and third one is bend, fourth one is fitting, and fifth one is obstruction। तो ये पांच चीज के लिए हम लोगों के पास पाइप के अंदर जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उस टाइम लॉसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द माइनर लॉसेस, राइट। क्या किस किस पॉइंट के ऊपर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सडन एक्सपेंशन के लिए होता है, सेकंड सडन कंट्रक्शन के लिए होता है, थर्ड बेंड मतलब पाइप जो देखोगे कहीं पे स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट से उसको अगर मुझे फ्लूइड को दूसरा डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करवाना होगा तो मुझे वहां पे बेंड करना पड़ता है। तो हम लोग उसके लिए कुछ राइट एंगल एक बेंड सेक्शन यूज करते हैं। पाइप फिटिंग अगर कहीं पे देखे होंगे, पाइप का अगर फिटिंग कहीं पे देखे होंगे तो देखोगे इस तरीके का एक फिटिंग हम लोग यूज करते हैं बेंड करवाने के लिए। पाइप यहाँ से पाइप फिट किया रहता है और यहाँ से पाइप फिट किया रहता है, तो मेरा जो फ्लूइड आता है वो यहाँ से राइट यहाँ पे आ जाता है। तो ये मेरा पाइप बेंड हुआ, मतलब बेंड हो गया। सडन एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ? पाइप का जो डायमीटर था वो सडनली एक्सपैंड कर गया। सडन कंट्रैक्शन, पाइप का जो डायमीटर था वो सडनली कंट्रैक्ट हुआ, मतलब कंप्रेस हुआ। फिटिंग मतलब ये जो फिटिंग हुआ है, कोई भी टाइप का फिटिंग मान के चलो, हम लोग ये भी इस तरीके का भी फिटिंग देखे होंगे। जो फ्लूइड आता है ऊपर से, वो फ्लूइड को दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इस तरीके का फिटिंग यूज करते हैं, इसको हम लोग टी फिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिटिंग जब होता है उस टाइम भी सडन अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है। ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मेरा फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो करने के दौरान अगर हम लोग वहां पे एक वाल्व, यहाँ पे अगर एक वाल्व अटैच कर देंगे, यहाँ पे अगर वाल्व अटैच कर देंगे तो फ्लूइड को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान भी सडन अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर लॉसेस बोलते हैं। तो माइनर लॉस बेसिकली मेरा 5 या 6 तरीके का होता है, तो यहाँ पे मैंने 5 तरीके का शो किया हो: सडन एक्सपेंशन, सडन कंट्रक्शन, बेंड, फिटिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, और जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग 2 तरीके क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मेरा मेजर लॉस, माइनर लॉस। मेजर लॉस मतलब इस जो मेरा मेन एंड इंपॉर्टेंट लॉसेस होता है जब मेरा फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो करता है, दैट इज माय फ्रिक्शन लॉस। और फ्रिक्शन लॉस 2 फॉर्मूला से हम डिफाइन करते हैं, व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल Darcy-Weisbach, Darcy and Weisbach, एंड सेकंड वन इज माय चेजी फॉर्मूला, ठीक है। सो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट दे पाता है। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाई द फ्लूइड फ्लो इज टेकन इन सर्कुलर सेक्शन पाइप। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, इसका आंसर कोई मुझे बताओ। एज योर कॉन्सेप्ट, तुम लोगों का कॉन्सेप्ट में तुम लोगों को क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज कि क्यों जब हम लोग कोई फ्लूइड का फ्लो करवाते हैं, हम लोग बाहर में कहीं पे भी जाओ, बाहर में भी देखे होंगे कि जब भी मेरा कोई फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो होता है तो तुम लोग देखे होंगे कि वो फ्लूइड, वो पाइप का जो सर्कुलर सेक्शन है, वो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, ठीक है। तो मेरा सवाल है ये क्यों सर्कुलर होता है? ये रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप इस तरीके का क्यों नहीं होता है? इससे सर्कुलर सेक्शन ही क्यों होता है? प्लीज आंसर द क्वेश्चन। सर फ्रिक्शन, पहले बार फ्रिक्शन कम लगेगा उसमें, और
सर फ्रिक्शन कम लगेगा उसमें, फ्रिक्शन और इसमें, और हम लोग और सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो रहता है उससे सरफेस का कांटेक्ट वन पॉइंट एट अ पॉइंट पे रहता है, मतलब कांटेक्ट बहुत कम लगेगा, जिससे जिससे कारण फ्रिक्शन भी कम लगेगा और फ्लो का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक पर ये है। अगर रेक्टेंगुलर यूज करें तो उसमें क्या होगा, लिक्विड का सरफेस का कांटेक्ट और कहते हैं ऑब्जेक्ट का सरफेस का कांटेक्ट में इरेगुलर, जो उन लोग को दोनों तो इरेगुलर रहेगा, जिससे कारण एक स्मूथ एक इरेगुलर, जिससे कारण जल्दी उसके गैप में इरेगुलर शेप में बैठना चल जाएगा, जिससे कारण फ्लोस का कम हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा वहां पर, क्योंकि उसका सरफेस कांटेक्ट बढ़ जाता है। Okay, Saurav, thank you, Saurav. So, what Saurav has answered the question, right? Question is that why circular? Question is that the pipe cross section is why circular. ये मेरा क्वेश्चन है। तो why circular का जो आंसर है वो हम लोग ध्यान देंगे अभी। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना इमीडिएटली, कोई स्टूडेंट मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे। तो सर्कुलर होने का पीछे रीजन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा पाइप सर्कुलर मटेरियल का हो रहा है, ठीक है, मेरे पास कोई हॉलो सेक्शन पाइप अभी फिलहाल तो नहीं है, मैं तुम लोगों को दिखा देता। चलो थोड़ा सा सिंगल, ये मेरे सामने बॉटल्स है, ठीक है, ये बॉटल मेरा हॉलो है, तो सोचो कि ये वाला ये पोर्शन नहीं है बॉटल का। तो जब बॉटल देखो इसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी है, ध्यान देना, देखो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी, तो ये फ्लूइड जब इस बॉटल के मतलब पाइप के अंदर से जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कुलर सेक्शन है। जब सर्कुलर सेक्शन होगा तो सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन को अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होता है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होता है सर्किल, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन पकड़ लो, ट्रायंगुलर सेक्शन पकड़ लो, ट्रापेजॉइडल सेक्शन पकड़ लो, पेंटागोनल सेक्शन पकड़ लो, हेक्सागोनल सेक्शन पकड़ लो, ठीक है, कोई भी सेक्शन पकड़ लो, सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होता है सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होता है। स्मॉलेस्ट पेरीमीटर मतलब क्या सुविधा है? स्मॉलेस्ट पेरीमीटर मतलब ये पाइप का सेक्शन अभी सर्कुलर है, ठीक है, ये पाइप का सेक्शन अभी सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर सेक्शन पाइप के अंदर से जब मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होने के दौरान, होने के वजह से फ्लूइड वो पाइप का मटेरियल के साथ कम उसके वहां पे स्ट्राइकिंग फोर्स जनरेट होगा, कम फ्रिक्शन जनरेट होगा। लार्जेस्ट पेरीमीटर होता तो लार्ज फ्रिक्शन जनरेट होगा, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है तो फ्रिक्शन मेरा क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन भी मेरा स्मॉल फ्रिक्शन जनरेट। ये दो मेरा मेन रीजन क्या है कि स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है एंड स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन है, और स्मॉलेस्ट अगर पेरीमीटर है, थर्ड वन इज स्मॉलेस्ट इनसाइड वॉल एरिया, स्मॉलेस्ट इनसाइड वॉल एरिया। इनसाइड वॉल एरिया मतलब देखो ये पाइप, ये अगर मेरा पाइप है तो पाइप के अंदर से जब मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो फ्लूइड पाइप का अंदर वाला मटेरियल को भिगाएगा या पाइप का बाहर वाला पोर्शन को भिगाएगा? क्या होता है? अंदर वाला, अंदर वाला। तो वेटेड जो पेरीमीटर होता है, वेटेड पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर भीग रहा है, इस पाइप का जो पेरीमीटर मेरा भीग रहा है वो मेरा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका पेरीमीटर एक्चुअल कम है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। सेकंड, स्मॉलेस्ट इनसाइड वॉल एरिया, इस पाइप का जो इनसाइड वॉल एरिया है, वॉल मतलब दीवार, ये पाइप को अगर हम लोग सोचेंगे, अगर हम लोग टेक्निकली हम लोग सोचेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका एक बाहर का फेस है जो आउटर सरफेस है, एक अगर एक इनसाइड में एक सरफेस है तो आउटर सरफेस को हम लोग आउटर वॉल एरिया बोल रहे हैं, इनर सरफेस को हम लोग इनर साइड वॉल एरिया बोल रहे हैं। तो ये एक इनर वॉल एरिया होता है, एक आउटर वॉल एरिया होता है। इनर वॉल एरिया क्या होता है? पानी की वजह से या लिक्विड की वजह से वो वेटेड होता है, वेट होता है, भीग जाता है, तो वो भीगने की वजह से उसको भीगता है, और भीगता है इसीलिए फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्योंकि भीगता क्यों किस लिए? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के साथ उस पोर्शन का टच हो रहा है, उस पोर्शन का कांटेक्ट हो रहा है, जब भी कांटेक्ट हो रहा है तब वो भीग जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ इस सर्कुलर सेक्शन के लिए इसका जो इनसाइड वॉल एरिया होता है वो स्मॉलेस्ट होता है,
स्मॉलेस्ट होता है, क्यों होता है स्मॉलेस्ट? क्योंकि स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है और स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है इसलिए उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है। दैट्स व्हाई we have chosen the circular section pipe। अगर तो टेक्निकली आंसर, अगर फ्लूइड रिलेटेड आंसर अगर पूछा जाएगा, और अगर तुमको कॉस्ट रिलेटेड अगर आंसर पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सर्कुलर सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन को बनाने में, एक सर्कुलर सेक्शन है और अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन पाइप होता तो वो कैसे देखने में होता? ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन पाइप जैसे देखने में होता है, इस तरह का। ठीक है, तो इसको बनाने में जितना कॉस्ट लगता है, इसको बनाने में उससे ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। उसके बाद सर्कुलर पोर्शन में कोई बेंडिंग नहीं। देखो ये वाला सरफेस के साथ ये वाला सरफेस राइट एंगल में है, लाइक दिस। ये वाला सरफेस के साथ ये वाला सरफेस राइट एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मेरा मटेरियल बेंड हो गया, जब भी मेरा मेटल बेंड हो गया, पाइप मेरा बेंड हो गया, पाइप का एक सरफेस बेंड हो गया, तो यहाँ पे इस बेंडिंग के दौरान सबसे ज्यादा लॉस होता है when the fluid flow through the rectangular section pipe। जब मेरा फ्लूइड इस रेक्टेंगुलर सेक्शन पाइप के अंदर से ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लो करना शुरू करता है, तो इस पोर्शन में सबसे ज्यादा बेंडिंग होने के दौरान, इस पोर्शन में बेंडिंग होने के दौरान, इस पोर्शन में बेंडिंग होने के दौरान, इस सब पोर्शन में बेंडिंग होने के दौरान सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लॉस होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, या ट्रायंगुलर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल, कोई भी सेक्शन तुम लोग पकड़ लो, सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है ये सब सेक्शन, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लॉस होता है ये सब सेक्शन। लेकिन व्हेन आई एम कंसीडरिंग द सर्कुलर सेक्शन में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि here is no bending in this cross section, no bending in this cross section, no bending in this क्रॉस सेक्शन। ओके, ये कोई बेंडिंग नहीं रहने की वजह से इसमें जो मेरा लॉसेस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है, वो बहुत ही कम होता है। एंड फॉर दैट केस we are choosing the circular cross section for defining the pipe। Okay, so this is the answer why the fluid flow is taken in circular section pipe, उसका आंसर ये। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डार्सीज फॉर्मूला। डार्सीज फॉर्मूला देखो, डार्सी बेस का जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि मेजर लॉस जो होता है वो मेजर लॉस फ्रिक्शन लॉस होता है। फ्रिक्शन लॉस मेरा दो फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक है मेरा डार्सी बेसबैक फॉर्मूला, एक है मेरा चेजिस फॉर्मूला। डार्सी बेसबैक मतलब क्या है? डार्सी बेसबैक है दो साइंटिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्रिक्शन लॉस का जो कॉन्सेप्ट बर्नौलीज इक्वेशन, देखो क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक को जब रिसर्च किया जाता है तो कोई एक साइंटिस्ट उसको रिसर्च नहीं करता है। क्या होता है कि कोई टॉपिक अगर लोग पकड़ता है, उस टॉपिक के ऊपर लोग रिसर्च किया, कोई साइंटिस्ट रिसर्च किया, वो लोग एक कंक्लूजन में आया, एक साइंटिस्ट कंक्लूजन क्या हुआ? बर्नौलीज थ्योरी, P1 by rho g, P by rho g plus B square by 2g plus Z equals to constant। ये टॉपिक के ऊपर फिर से रिसर्च किया। बर्नौली ने रिसर्च नहीं किया, बर्नौली रिसर्च करके एक कंक्लूजन दे दिया। ये कंक्लूजन के ऊपर फिर से रिसर्च किया डार्सी ने। डार्सी जब रिसर्च करने गया तब देखा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डेड लॉस इज देयर, और वो डेड लॉस को डिफाइन करने के लिए फिर रिसर्च किया। तो डार्सी ने एक फार्मूला निकाला। फिर डार्सी के फार्मूला के ऊपर फिर से रिसर्च हुआ। कौन रिसर्च किया? बेसबैक बोल के एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। तो फिर फार्मूला बना डार्सी बेसबैक। फिर उसके बाद दोनों मिलके फिर से उसके ऊपर रिसर्च किया, तो फार्मूला बना मॉडिफाइड डार्सी बेसबैक फार्मूला। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। अच्छा, क्लास अगर 40 मिनट ओवर हो गया है, क्लास बढ़ने जा रहा है, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लास अगर हो जाएगा खत्म तो तुरंत क्लास को ज्वाइन कर लेना, फिर से सेम लिंक को पकड़ के, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर लॉस को कैसे हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज डार्सी। डार्सी इज अ साइंटिस्ट जो इसके ऊपर रिसर्च किया, फॉर्मूला पेश किया, हम उसका डेरिवेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे डार्सी वेसबैक, डार्सी वेसबैक। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडिफाइड डार्सी वेसबैक फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूला आज हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डार्सीज फॉर्मूला। हम लोग स्टार्ट करेंगे डार्सीज फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
डार्सीज फॉर्मूला को स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले देख लेंगे कि इसमें किस तरीके से हम लोग को पाइप का सेक्शन लिया गया है। तो पाइप का सेक्शन एक assumption पाइप का सेक्शन लिया गया है कुछ इस तरीके से, सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2। ये मेरा पाइप का सेक्शन है सेक्शन 1-1 एंड ये मेरा पाइप का सेक्शन है और एक सेक्शन 2-2। या तो इसको तुम लोग इस तरीके का भी लिख सकते हो, ए सेक्शन और बीबी सेक्शन, ए सेक्शन और बीबी सेक्शन। ये पाइप का जो लेंथ बोला गया है दैट लेंथ इज एच। ये पाइप का जो लेंथ है दैट लेंथ इज कॉल्ड एच फ्रॉम द सेक्शन ए टू सेक्शन बीबी के बीच जो लेंथ है, लेंथ डिफरेंस है, दैट लेंथ डिफरेंस इज एच। और इस पाइप का जो डायमीटर है दैट डायमीटर इज स्मॉल डी। पाइप का जो डायमीटर है दैट डायमीटर इज स्मॉल डी। और अभी हम लोग डार्सी का फॉर्मूला को डार्सीज फॉर्मूला अभी हम लोग जो देखे कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बीबी उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एच है उसका लेंथ, और उस पाइप का जो डायमीटर है वो हम लोग डी से डिफाइन किए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल डार्सीज फॉर्मूला में डेरिवेशन करने के टाइम पे पाइप का ड्रॉ किए और हम लोग लिखे कि कंसीडर, मैंने क्या किया, कंसीडर अ सेक्शन ऑफ पाइप, कंसीडर अ सेक्शन ऑफ पाइप। क्या क्या सेक्शन मैंने लिया हूं, सेक्शन ऑफ पाइप ऑफ, ये पाइप क्या है, यूनिफॉर्म लॉन्ग पाइप, यूनिफॉर्म लॉन्ग पाइप। मतलब ये यूनिफॉर्मिटी को अगर यूनिफॉर्मली अगर ये लंबा होता है, यूनिफॉर्मली अगर मैंने क्या किया, एक लंबा सा पाइप का एक सर्टेन पोर्शन का सेक्शन को मैंने कंसीडर किया। ये पाइप बहुत लंबा है इसलिए बोला गया है कि यूनिफॉर्म धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलो क्या बोल रहे थे। सर हल्का धुंधला दिखाई दे रहा था। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स को क्या धुंधला दिखाई दे रहा है या क्लियर दिखाई? सर क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर क्लियर है है सर। सर। अच्छा मुझे लग रहा है कि जिस जो अभी बोले उसका थोड़ा सा नेटवर्क में थोड़ा इशू हुआ इसलिए शायद धुंधला दिखाई दे रहा है। कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा 1 सेकंड या 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा उसको सेम नेटवर्क जोन पे रखो, वो ठीक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉन्ग सेक्शन पाइप है, इस पाइप से मैंने एक सेक्शन को काट दिया, काट के मैंने यहाँ पे रखा और उसमें 2 सेक्शन मैंने दिखाया हूँ, एक सेक्शन मेरा ए और दूसरा सेक्शन मेरा बीबी। ठीक है, तो कंसीडर सेक्शन ऑफ पाइप व्हिच इज यूनिफॉर्म लॉन्ग हैज 2 सेक्शन, 2 सेक्शन इसमें है। एक सेक्शन का नाम है ए एंड दूसरा सेक्शन का नाम है बीबी। सो ए सेक्शन एक मैंने लिया हूं और बीबी सेक्शन एक लिया हूं। इस पाइप को डार्सी फॉर्मूला में जो पाइप है होना चाहिए वो पाइप का जो लेंथ दैट इज ग्रेटर देन 500 डायमीटर, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करके ये मेंटेन किया गया है। पाइप का लेंथ कितना होगा वो देख लीजिए, बोला गया ना यूनिफॉर्म लॉन्ग पाइप। अभी यूनिफॉर्म लॉन्ग पाइप एल का लेंथ कितना होगा वो देखने के लिए, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग एच ना करके इसको हम लोग एल कर देंगे, लेंथ, दिस वन लेंथ। तो ये एल दैट ग्रेटर देन 500 डी, ठीक है, मतलब ये डी जितना होगा उसका 500 गुना ज्यादा होगा एल, 500 गुना से भी ज्यादा होगा एल, तो एल ग्रेटर देन 500 डी। तो ये डार्सी ने कंसीडर किया है कि हम लोग जो पाइप ले रहे हैं वो पाइप होगा, पाइप का लेंथ L which is greater than 500 मीटर। यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हो लेकिन एक्चुअल कंसीडरेशन हो रहा है, एक्चुअल कैलकुलेशन हो रहा है वो लॉन्ग पाइप, ठीक है। तो नाउ क्या-क्या मेरा है, पहले मैंने बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल करने के पहले या कोई भी डेरिवेशन करने के पहले हम लोग को उस डेरिवेशन या उस न्यूमेरिकल में जो चीज का जरूरत पड़ सकता है उसका पहले हम लोग डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे L इक्वल्स टू क्या है, कोई मुझे बताएगा? L इक्वल्स टू क्या है? लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म पाइप, लेंथ ऑफ पाइप। B इक्वल्स टू क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। B इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ पाइप। मेरे लिखने के पहले बोलो कैपिटल A इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया ऑफ पाइप, सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ पाइप। एरिया ऑफ पाइप का फॉर्मूला क्या होगा बताओ विजय? एरिया ऑफ पाइप का फॉर्मूला पाई बाय 4 डी स्क्वायर,
पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाइप पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब मैं जो टर्म्स लिख रहा हूं वो टर्म थोड़ा सा डिफरेंट है। एफ डैश इक्वल्स टू व्हाट? एफ डैश इक्वल्स टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। एफ डैश इक्वल्स टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ वेटेड सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ वेटेड सरफेस, WETTED, वेटेड सरफेस, ठीक है। पर यूनिट एरिया ऑफ वेटेड सरफेस पर यूनिट वेलोसिटी, पर यूनिट वेलोसिटी। तो ये जो एफ डैश है, ये एफ डैश मतलब क्या है? ये एफ डैश मतलब है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब पहले ही मैंने बताया था कि मैं तो फ्लूइड पार्टिकल्स और फ्लूइड मॉलिक्यूल्स goes from one section A to section B section, that time certain amount of frictional resistance is there, frictional force is generated due to the striking or due to the friction between the fluid molecules and the solid particle or solid molecules। तो ये दोनों के बीच जब स्ट्राइकिंग होता है तो उसमें भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज दिस, ओके। बट दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एफ डैश पर यूनिट एरिया ऑफ वेटेड सरफेस। मतलब जब फ्लूइड मेरा इस पाइप के अंदर से फ्लो करता है, ओके, ये फ्लूइड जब मेरा पाइप के अंदर से फ्लो करेगा तो उस टाइम सिर्फ इस पाइप का अंदर वाला जो मटेरियल है, इस पाइप का जो अंदर वाला जो मटेरियल है, वो मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल दिखता है। तो उस वेटेड सरफेस का पर यूनिट एरिया, तो मतलब ये जो बॉटल्स आ गया, एक सेकंड, ये जो मेरा बॉटल्स है, ये मेरा बॉटल्स का अंदर में जब फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है तो क्या हो रहा है कि इस बॉटल सरफेस का अंदर वाला जो सरफेस है वो भीग रहा है। मतलब दैट सरफेस इज वेटेड, वेटेड मतलब भीगा हुआ, वेट मतलब भीगा, तो वेटेड सरफेस मतलब भीगा हुआ पोर्शन। उस भीगा हुआ पोर्शन का यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में, मतलब इस सेक्शन को अगर मैं डायमीटर को डी करके अगर क्रॉस सेक्शनल ए को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं और कैपिटल ए अगर 50 मीटर स्क्वायर होता है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, कैपिटल ए अगर 50 मीटर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे कितना यूनिट एरिया है? कोई मुझे बता पाएगा? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 50 मीटर स्क्वायर है तो कितना यूनिट एरिया है? कोई मुझे बता पाएगा? बोलो। 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया। अगर 50 मीटर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 1 1 1 1 1 1 करके 50 तक है। मतलब पर यूनिट मीटर, पर यूनिट मीटर मतलब कि पर 1 मीटर, मतलब बट यहाँ पे कितना यूनिट एरिया है? यहाँ पे 50 यूनिट एरिया है, क्योंकि एक एक करके यूनिट एरिया को पकड़ेंगे तो 50 तक पहुंचने के लिए तो मुझे 50 का यूनिट एरिया पकड़ना पड़ेगा। Am I right or wrong? यस सर, Right? राइट। ओके, सो यहाँ पे वैसे ही 50 यूनिट मीटर है, तो यहाँ पे वैसे वही बोल रहा है कि यूनिट एरिया ऑफ वेटेड सरफेस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ वेटेड सरफेस पर यूनिट वेलोसिटी। मतलब फ्लूइड पर यूनिट मीटर में जितना वेलोसिटी गेन कर रहा है, जितना वेलोसिटी लेके जा रहा है, वो पर यूनिट वेलोसिटी का पर यूनिट एरिया ऑफ वेटेड सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्सीज कोएफिशिएंट। डार्सीज कोएफिशिएंट एक्चुअली जब रिसर्च करने के टाइम पे कोई भी साइंटिस्ट जब प्रैक्टिकल उसके ऊपर वर्कआउट करता है तो उस टाइम उनको थ्योरेटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकल वैल्यू के अंदर सर्टेन डिफरेंस नजर आता है, सर्टेन डिफरेंस, बट दैट डिफरेंस इज नॉट सो लार्ज, दैट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंस को इक्वल करने के लिए वो एक कोएफिशिएंट यूज करता है। दैट कोएफिशिएंट ये लीगली ऑथराइज्ड है कि कोई भी साइंटिस्ट जब वो अपना कोएफिशिएंट को यूज करेगा वो कोएफिशिएंट को अपना नाम दे सकता है। तो ये डार्सी जब इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ जो प्रैक्टिकल वैल्यू की जो छोटा सा डिफरेंस आया है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस को इक्वल करने के लिए यहाँ पे वो डार्सीज कोएफिशिएंट को यूज किया, ठीक है। इसको हम लोग डार्सीज कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ओके, कैपिटल F इक्वल्स टू स्मॉल f इक्वल्स, यहाँ पे F डैश है, यहाँ पे ये F इक्वल्स टू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। V इज इक्वल टू क्या है? V इज इक्वल टू
velocity of water in pipe. Velocity of water in pipe. Okay, hf equals to क्या है? Loss of head due to क्या है? Loss of head due to friction. loss of head due to friction. Okay, right? So और P1 P2 मतलब क्या है? P1 मतलब क्या है? बोलो. Pressure in first section, AA section. Pressure intensity at section A. Pressure intensity at AA and P2 is equal to pressure intensity at B. ठीक है? So P1 is equal to pressure intensity at AA and P2 is equal to pressure intensity at B. तो ये जो भी वैल्यूज है, ये सारा वैल्यूज को ऊपर डिपेंड करके हम लोग आगे का काम डेरिवेशन हम लोग देखेंगे. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल A length of pipe, B diameter of pipe, A area of pipe, which is value is 5 pi by 4 d square, dash is equal to frictional resistance per unit area of weighted surface divided by unit velocity is equal to Darcy's coefficient, F for coefficient of friction, B for velocity of water in pipe, HF for loss of it to the friction, P1 equals to pressure intensity at AA and P2 is equal to pressure intensity at B. अभी हम लोग आगे डेरिवेशन तो जब मेरा फ्लूइड सेक्शन AA से सेक्शन BB की तरफ जा रहा है तो उस टाइम अगर मैं बर्नौलीज मतलब जो भी मेरा फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फॉर द फ्रिक्शनल पाइप देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन. जब मेरा फ्लूइड सेक्शन AA से सेक्शन BB की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली हेड लॉस होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन. तो ये हेड लॉस होगा मतलब यहाँ पे सेक्शन AA में जो फोर्स लेके जाएगा, अगर मैं उसको F1 कंसीडर करूंगा तो सेक्शन BB में जो फोर्स आएगा F2 होगा, साथ में यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी जनरेट होगा. तो इसको अगर हम लोग इक्वल करते हैं कि सेक्शन A और सेक्शन BB को अगर कंसीडर करके सेक्शन A का फोर्स और सेक्शन BB का फोर्स को अगर इक्वल करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? F1 equals to F2 plus frictional resistance Fr. मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. यस सर. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ. सेक्शन AA में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक एनर्जी लेके फ्लो कर रहा है, इसका मतलब एक फोर्स लेके फ्लो कर रहा है. सेक्शन BB में जब फ्लूइड पहुंचेगा उस टाइम फ्लूइड के अंदर एक एनर्जी रहेगा या इसका मतलब एक फोर्स रहेगा. बीच में जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उस टाइम एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा. तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं देखो बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे लिखता हूं, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 is plus HF, right? तो यहाँ पे अगर ये मेरा सेक्शन A का एनर्जी है तो इसको मैं बोल सकता हूँ F1 मतलब एनर्जी मत सॉरी एनर्जी ये मेरा एनर्जी है. अगर यहाँ पे फ्लूइड के अंदर एनर्जी तो ऑब्वियसली फोर्स भी रहेगा क्योंकि बिना फोर्स का फ्लूइड तो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि the fixed body in the fixed place and the moving body will be the moving if nobody will disturb that in their position. तो यहाँ पे अब ये बॉडी के अंदर अगर एनर्जी है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक फोर्स होगा, इसके अंदर अगर एक एनर्जी है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक फोर्स होगा. बट यहाँ पे एक सर्टेन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी जनरेट हो रहा है मतलब लॉस जनरेट हो रहा है. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. अब तुम लोगों को क्लियर हुआ? मैं F1 equals to F2 plus F1 लिख रहा हूँ. Am I clear? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. तो F1 equals to F2 plus Fr, ठीक है. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? बोलो बोलो बोलो. मास इनटू एक्सेलरेशन. और प्रेशर के टर्म्स में प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू फोर्स. क्या सही बोला सब लोग? बोलो बताओ, शिवम बताओ. Force Force equal by to area, sir, pressure by force by- area. फोर्स बाय एरिया.
फोर्स बाय प्रेशर बाय yes sir, एरिया। pressure equal to force by area, तो F इक्वल्स टू क्या equal to pressure into area. ये Yes. होता है ये होता है दूसरा। प्रेशर बाय एरिया। बोलो Yes sir. ये हो, तो मैं फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। Yes sir. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P1 into A is equal to P2 into A plus frictional resistance, इस तरीके से लिख सकता हूँ। Yes sir. बाकी स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ? yes sir, बाकी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, शिवम, प्रदीप, आशीष, Yes sir. Yes sir. सुंदर जी, सब क्लियर है ना? yes sir, Yes sir. फोर्स 1 को मैं लिख रहा हूँ P1A, फोर्स 2 को मैं लिख रहा हूँ P2A एंड F1 मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं F1 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ P1A माइनस P2A लिख सकता हूँ। तुरंत तुरंत बोलो हाँ या ना, समझ के। yes sir, Yes sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, ये इक्वेशन का राइट साइड है, तो लेफ्ट एंड राइट बोथ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ रो जी से, बना सकता हूँ F1 बाय रो जी इज इक्वल टू P1A माइनस P2A डिवाइडेड बाय रो जी, मैं लिख सकता हूँ। Yes sir. Yes sir. अब मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे F1 बाय A रो जी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय रो जी, कर सकता हूँ। yes sir, A cancel out हो Yes sir. Yes गया, sir. A को मैंने कॉमन लिया, P1A माइनस P2A, A को मैंने common कॉमन and cancel out, लेके मैंने इधर कर दिया, मतलब जब ये राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा ना, Yes sir. ठीक। Yes sir. तो अब तुम लोग मुझे बताओ, ये टर्म्स थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, P1 माइनस P2 बाय रो जी, ये क्या है, ये क्या है? This term is Pressure. called, this term is called difference between pressure head, याद आया? Pressure head, velocity head. Yes sir. So P1 minus P2 by rho g, इस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर हेड। ठीक है, अब मुझे बताओ ये प्रेशर हेड का डिफरेंस क्यों बना? सेक्शन ए से फ्लूइड सेक्शन बीबी में जा रहा है, लेकिन प्रेशर हेड का डिफरेंस बन गया, क्यों बना? ड्यू टू व्हाट? due to friction sir, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लॉस हुआ, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ, उसके लिए डिफरेंस बिटवीन प्रेशर हेड बना। तो डिफरेंस बिटवीन जब प्रेशर हेड बना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 बाय रो जी इक्वल्स टू HF, HF इक्वल्स टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो प्रेशर लॉस हुआ, ये जो प्रेशर हेड का डिफरेंस बना, एक्चुअल अगर थ्योरेटिकल बर्नौलीज इक्वेशन को अगर फॉलो करेंगे तो प्रेशर हेड का कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब मेरा फ्रिक्शनल लॉस हुआ, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ, तो दोनों पोर्शन में, दोनों सेक्शन में प्रेशर हेड का डिफरेंस बना। ये डिफरेंस किस लिए बना? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये P1 माइनस P2 बाय रो जी को हम लोग लिख सकते हैं HF, because this HF is equal to loss of head due to friction. Am I clear? yes sir, Yes sir. बाकी स्टूडेंट्स क्लियर? सुंदर जी, सूरज, पंकज, कुशवाहा। Yes sir. यस सर। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं क्या लिख रहा हूँ? अभी थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ क्या कि FR बाय A रो जी, कैसा सुनने में लग रहा है ना, FR बाय A रो जी। तो FR बाय A रो जी इज इक्वल टू H ऑफ F, FR बाय A रो जी इज इक्वल टू H ऑफ F। ठीक है, तो अब यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं HF इक्वल्स टू FR डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 d स्क्वायर रो जी, क्योंकि A का वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई बाय 4 d स्क्वायर होगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट है FR का, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो जिसको मैंने लिखा था F डैश।
तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F डैश इक्वल्स टू क्या था? F डैश इक्वल्स टू था फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो जब यहाँ पे मैं डेटा को कलेक्शन कर रहा था, डेटा को मैंने लिख रहा था, तो F डैश मैंने इक्वल्स टू मैं लिखा था फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया, पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, ये मैंने लिखा था, याद आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले? Yes, sir. F Yes, dash yes, yes, equals to frictional resistance per unit weighted area per unit velocity। अगर ये है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू F डैश इनटू यूनिट वेटेड एरिया, WA लिख रहा हूँ, इनटू यूनिट वेलोसिटी। लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So F dash into unit weighted area का वैल्यू है पाई dl, पेरीमीटर पकड़ा जाता है पाई dl। अंदर वाला जो सरफेस एरिया का वैल्यू पाई dl इनकी यूनिट वेलोसिटी, इसको हम लोग b स्क्वायर पकड़ते हैं, Fr इक्वल्स टू F डैश इनटू यूनिट एरिया इनटू यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पकड़ते हैं? इसको हम लोग b स्क्वायर पकड़ते हैं। तो Fr का वैल्यू आया F डैश इनटू पाई dl इनटू v स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे पुट कर रहा हूँ HF इक्वल्स टू F डैश इनटू पाई dl इनटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 d स्क्वायर इनटू रो इनटू g। अब देखो यहाँ पे पाई कटेगा कि नहीं कटेगा? Yes, sir. सो पाई कटा। अब F डैश को हम लोग क्या बोले थे? और हम लोग ये भी बोले थे ना कि दिस F डैश इक्वल्स टू फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या लिखे थे? डार्सीज कोएफिशिएंट DC, डार्सीज कोएफिशिएंट लिखे थे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डार्सीज कोएफिशिएंट का DC का जो वैल्यू होता है, डार्सीज कोएफिशिएंट, ये डेरिवेशन करने के टाइम में मैंने बोला था ना कि थ्योरेटिकल वैल्यू है और प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू के अंदर जो स्मॉल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो स्मॉल डिफरेंस को इक्वल करने के लिए जो मेरा क्या बोलते हैं साइंटिस्ट रहता है, वो साइंटिस्ट अपना एक वैल्यू को अपना कंसेप्ट के हिसाब से टेक्निकल एक वैल्यू को पुट कर सकता है, वो वैल्यू को इक्वल करने के लिए। तो डार्सीज कोएफिशिएंट का जो वैल्यू आता है दैट इज रो इनटू g इनटू f बाय 2g। तुम लोग बोलोगे सर ये g तो कट जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई g कट जाएगा, हम भी जानते हैं, लेकिन ये जो साइंटिस्ट है डार्सी, ये इस तरीके का वैल्यू लिया था रो g बाय 2g टू सॉल्व द इक्वेशन वेरी गुड वे। और जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को याद रखने के लिए, उस इक्वेशन को अच्छे समझने के लिए वो इस तरीके का कोएफिशिएंट को लिया था, डार्सीज कोएफिशिएंट इक्वल्स टू रो g बाय 2g। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? F डैश की जगह में ये जो डार्सीज कोएफिशिएंट F डैश, ये F डैश की जगह में मैं पुट कर रहा हूँ रो जी एफ बाई 2g। तो मेरा क्या आएगा? रो जी एफ बाई 2g इंटू dl इंटू v स्क्वायर। और ये जो 4 था, ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर रो जी। तो ये मेरा आएगा 4 जो ये जो नीचे वाला 4 था, ये 4 ऊपर चल गया। F डैश की जगह में रो जी एफ बाय 2g को पुट किया, तो 4 रो जी एफ डिवाइडेड बाय 2g इनटू dl इनटू v स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो जो मेरा वैल्यू आएगा दैट इज 4fl v स्क्वायर बाय 2dg। 4fl v स्क्वायर बाय 2dg ये आएगा। तो तुम लोग बोलोगे सर ये 2 और 4 को काटे क्यों नहीं? तो डार्सी बाय काट तो हम लोग भी सकते हैं, इसको काट के ऐसे लिख सकते हैं 2fl v स्क्वायर बाय dg लिख सकते हैं। लेकिन डार्सी ने अपना जो इक्वेशन है, जो साइंटिस्ट हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग टेक्निकल साइंटिस्ट को, जो साइंटिस्ट इक्वेशन को समाप्त किया था, वो कुछ इस तरीके का समाप्त किया था कि hf इक्वल्स टू 4fl v स्क्वायर बाय 2gg। तो हम लोग भी डार्सीज कांस्टेंट को याद रखने के लिए हम लोग इसको याद रखेंगे hf इक्वल्स टू 4fl v स्क्वायर बाय 2dg। ओके, यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स शिवम, शुभजीत, सुंदर जी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir.
अब मेरा डार्सी, ओके सो डार्सीज इक्वेशन बना HF इक्वल्स टू 4FL v स्क्वायर बाय 2dg। तो ये मेरा डार्सीज इक्वेशन बना HF इक्वल्स टू 4FL v स्क्वायर बाय 2dg, राइट। अब जब डार्सीज वेसबैक इक्वेशन को, ठीक है, जब वेसबैक ने इस इक्वेशन के ऊपर काम किया, ये तो मेरा डार्सीज इक्वेशन बना, जब वेसबैक ने इस इक्वेशन के ऊपर काम किया तो वेसबैक ने क्या पकड़ा कि जो f डैश इक्वल्स टू डार्सीज कोएफिशिएंट था, dc था, उसको वो बोला कि दिस इज डार्सी वेसबैक कांस्टेंट। तो डार्सी वेसबैक कोएफिशिएंट, डार्सी वेसबैक कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू हम लोग ρgf ना करके, सॉरी ρgf by 2g ना करके हम पकड़ेंगे ρgf by 8g। उनको वो जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो उनको लगा कि ये 2g ना होके इसमें 8g के आसपास इसका वैल्यू होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, f डैश का वैल्यू डीसी के डार्सी कांस्टेंट का वैल्यू अपना नाम दिया डार्सी वेसबैक कांस्टेंट और उनका वैल्यू रखा ρgf by 8g। तो ρgf by 8g जब हुआ तो वहां पे क्या हुआ, हम लोग इस इक्वेशन को HF, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा इक्वेशन था, क्या मेरा इक्वेशन था, मेरा इक्वेशन था 4 f dash l v square divided by, एक सेकंड मुझे इसको साफ करने को पहले, ध्यान देना इस जगह पे। मेरा इसको अगर मैं कैलकुलेशन करता, यहां से मेरे वैल्यू पुट हो रहा है ना, तो HF इक्वल्स टू 4 f dash l v square, ओके 4 f dash l v square by d rho g। ये मेरा फॉर्मूला है। इसको अगर मैं जब पाई को काटने के बाद 4 मेरा ऊपर जाएगा, d भी एक कट जाएगा, तो मेरा आएगा 4 f dash l v square by d rho g। अब f dash के जगह में ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, सो 4 into rho g by 8g into l into v square by d rho g। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन किए, ओके, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन किए तब इसका जो मेरा वैल्यू आया, दैट इज माय fl v square HF equals to FL v square by 2dg। इसका जब मेरा वैल्यू आया, दैट इज FL v square by 2dg। HF equals to, ये मेरा डार्सीज फॉर्मूला बना, डार्सी फॉर्मूला, और ये मेरा फॉर्मूला बना डार्सी वेसबैक फॉर्मूला। ठीक, जब मैंने ρgf by 8g को मैंने अप्लाई किया, और डार्सी वेसबैक का मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या है, मॉडिफाइड फॉर्मूला के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, मॉडिफाइड फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल HF equals to FLQ square divided by 12 d to the power 5। क्या हुआ, ये मेरा मॉडिफाइड m डार्सी वेसबैक फॉर्मूला, MDWF, DWF and DF, डार्सीज फॉर्मूला, डार्सी वेसबैक फॉर्मूला, मॉडिफाइड डार्सी वेसबैक फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है, क्या किए हमने, जो हम लोग जानते हैं ना कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक v के जगह में मैं कैलकुलेशन करके मैंने क्या किया, Q और एरिया मतलब हम लोग जानते हैं कि पाई बाय 4 d स्क्वायर इनटू v, यहाँ से v का मैंने वैल्यू को Q के टर्म्स में पुट कर दिया। ये जो v का वैल्यू है, यहाँ पे v का वैल्यू है, इस टर्म को मैंने Q के टर्म्स में पुट किया और इसको हम लोग बोले मॉडिफाइड डार्सी वेसबैक फॉर्मूला। तुम लोगों का सेमेस्टर क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा कि और डिराइव करने बोलेगा डार्सी वेसबैक फॉर्मूला, तो तुम लोग कंप्लीट करोगे यहां तक, FL HF is equal to FL v square by 2। अगर तुम लोग को डार्सी फॉर्मूला को अगर बनाने बोलेगा तो तुम लोग बनाओगे यहां तक, पूरा कंप्लीट करके यहां तक बनाओगे। और अगर मॉडिफाइड डार्सी वेसबैक फॉर्मूला बोलेगा तो तुम लोग डार्सी फॉर्मूला दिखाओगे, उसके बाद डार्सी वेसबैक फॉर्मूला दिखाओगे, उसके बाद Q इक्वल्स टू AB वाला यूज करके V का निकालोगे कि V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू होगा 4Q बाय पाई d स्क्वायर, 4Q बाय पाई d स्क्वायर, इस तरीके का होगा। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा FQ स्क्वायर बाय 12 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करोगे, करके मॉडिफाइड डार्सी वेसबैक फॉर्मूला बनाओगे। लेकिन तुम लोगों का सिलेबस में सिर्फ डार्सी फॉर्मूला है एंड डार्सी वेसबैक फॉर्मूला है, सो बी प्रिपेयर। ये डार्सी वेसबैक फॉर्मूला को अगर बनाना होगा तो ये ड्राइंग से शुरू करके जैसे मैंने दिखाया वैसे करके डार्सी फॉर्मूला एंड डार्सी वेसबैक फॉर्मूला तक बनाना। ओके, एम आई क्लियर एवरीवन? सर मॉडिफाई वाला सर फिर से बता दीजिए। मॉडिफाई में क्या करना है ना, जो Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, हम लोग जानते हैं ना कंटिन्यूटी इक्वेशन, यस और नो?
Yes, sir. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का q इक्वल्स टू ab, a का वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 4 t स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग पुट करेंगे, ये डार्सी-वेइसबैक फार्मूला में v स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से मेरा जो hf का वैल्यू आ जाएगा fl q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। देखो v स्क्वायर अगर करेंगे तो ये मेरा 16 आ जाएगा, ये मेरा q स्क्वायर आ गया, तो ये मेरा q स्क्वायर है, ये मेरा d टू द पावर 4 आएगा, d टू द पावर 4 इनटू d कितना होगा, d टू द पावर 5 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पहले मैं v तक टर्म्स निकालूंगा, v इक्वल्स टू 4q डिवाइडेड बाय पाई ऑफ d स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद v का जो वैल्यू है वो ये फॉर्मूला में बैठाऊंगा, तो मेरा आएगा hf इक्वल्स टू fl q स्क्वायर बाय 12 d टू द पावर 5। क्लियर? Yes, sir. Okay. बाकी स्टूडेंट्स, anybody having any doubt in this equation? Anybody having any doubt in equation? Yes or no? No, sir. Okay. Sir. ओके, सो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर थोड़ी देर में YouTube में अपलोड हो जाएगा और YouTube का जो लिंक है वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको और एक बार देख के इसका जो फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हो रहा है, ये फॉर्मूला अपने कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से कर लेना। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो मुझे तुम लोग पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो या तो कभी फोन करके भी तुम लोग पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।